अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कार्डियक फिजियोलॉजी से। और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे कार्डियक फिजियोलॉजी के रिलेटेड हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है कार्डियक आउटपुट। इसका नेम भी काफ़ी हद तक क्लियर करा है कि कार्डियक आउटपुट क्या हो सकता है। कार्डियक आउटपुट इज द ब्लड वॉल्यूम दैट द हार्ट पम्प्स थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओवर ए पीरियड मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट। सो ये वो ब्लड वॉल्यूम है जो हमारा हार्ट पंप करता है 1 मिनट में। हार्ट के आउटपुट क्या होगा? ब्लड। उसका इनपुट भी ब्लड, उसका आउटपुट भी ब्लड। सो कार्डियक आउटपुट हमारे हार्ट का वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो वो 1 मिनट में पंप करता है। और एक अडल्ट में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर होता है इन एवरेज अडल्ट एट रेस्ट। रेस्टिंग कंडीशन में हमारा हार्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर को पंप करता है इन 1 मिनट। सो कार्डियक आउटपुट को देखें तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा है हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट ये नंबर ऑफ बीट्स हैं पर मिनट कि 1 मिनट में हार्ट कितनी टाइम पे बीट करता है। नॉर्मली हार्ट 1 मिनट में 72 से 80 अप्रोक्सीमेटली इतना बीट करता है। एंड व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले एक और टर्म है वीनस रिटर्न। इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड flowing from the veins into right atrium each minute। Venous means के veins, return मतलब veins जो हैं वो जो blood हमारे heart तक लेके आती हैं उसको हम कहते हैं venous return। अगर हम heart की anatomy देखें तो उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट साइड ऑफ हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो वीनस रिटर्न ने कहाँ पे आना है? राइट साइड में। सो वीनस रिटर्न वो क्वांटिटी ऑफ ब्लड होगी जो कि हमारे राइट एट्रियम में आएगी। और वो कौन लेके आएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो 2 लार्ज वेन्स हैं जो कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड हैं। कार्डियक आउटपुट है वो हमारे वीनस रिटर्न के इक्वल होता है। वो कैसे? क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे हार्ट से बाहर जाएगा। इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है वो वीनस रिटर्न के इक्वल है। द वॉल्यूम लीविंग द हार्ट इज द सेम वॉल्यूम दैट रिटर्न्स टू द हार्ट। तो यहाँ पे वही बात है कि जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो उतना ही होगा जो कि उसके अंदर एंटर हुआ है। जो एंटर होगा उसको हम कहेंगे वीनस रिटर्न। सो कार्डियक आउटपुट को हमने देख लिया, हार्ट रेट को हमने देख लिया कि क्या है, बीट्स पर मिनट्स हैं। और अब स्ट्रोक वॉल्यूम को देखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। कार्डियक आउटपुट क्या है? वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो हार्ट पंप करता है 1 मिनट में। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो हमारे वेंट्रिकल्स 1 बीट में पंप करते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा होगा कि अगर 1 बीट में हार्ट जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली जब 75 बीट्स पर मिनट होती हैं तो हर मिनट में वो वॉल्यूम जाएगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम में भी कुछ टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ईडीवी माइनस ईएसवी। जो हार्ट है, हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में 1 बीट में 70 से 80 ml ब्लड को इजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोली। कार्डियक साइकिल में हमने देखा था कि कार्डियक साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, डायस्टोली और सिस्टोली। डायस्टोली है रिलैक्सेशन फेज ऑफ चैम्बर्स एंड सिस्टोली है कंट्रैक्शन फेज ऑफ चैम्बर्स। डायस्टोली में जब हमारे चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं और वो स्ट्रेच होते हैं तब क्या होता है? ब्लड फिल हो रहा होता है। और कंट्रैक्शन में वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और उनमें जो ब्लड होता है वो स्क्वीज आउट होके या तो नेक्स्ट चैम्बर में जाता है या पूरी बॉडी में जाता है। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक प्लास्टिक बोतल है, अगर इसमें हम किसी फ्लूइड को फिल करेंगे
ये नॉर्मल कंडीशन में थी, रिलैक्स कंडीशन में थी, इसको हम कहेंगे डायस्टली। डायस्टली ऑफ हार्ट जब वो बिल्कुल रिलैक्स होता है और उसमें ब्लड फिल हो रहा था। डायस्टली के बाद अब इसमें जो वॉल्यूम फिल है उसको हम कहेंगे ईडीवी। ये डायस्टली खत्म हुई और हमारे हार्ट में जो ब्लड होगा उसको हम कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नेक्स्ट होगी सिस्टली। और सिस्टली में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। जिस तरह हम अगर अपने हैंड से इस बोतल को स्क्वीज करेंगे, इसमें जितना ब्लड वगैरह या कोई भी फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंट्रैक्शन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाएगा और उसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोलिक क्या थी, रिलैक्स कंडीशन थी, उसमें फिल हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही रिलैक्सेशन खत्म हुई तो जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगी सिस्टली कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट नहीं करते, वो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को रिटेन कर देते हैं, जिसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम वापस स्ट्रोक वॉल्यूम में आ जाए तो वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय अ वेंट्रिकल पर बीट। उसको कैलकुलेट करते हुए हम ईडीवी और ईएसवी को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल ये है हमारा वेंट्रिकल्स जो कि रिलैक्स कंडीशन में है, इसमें ब्लड फिल हुआ और जब वो ब्लड फिल होगा तो हमारा वेंट्रिकल स्ट्रेच आउट हो जाएगा और इसमें जो ब्लड होगा उसको हम कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि अप टू 110 से 130 तक हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अगर इसमें 110 है, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो फ्रैक्शन जो हमारा वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड फॉर एग्जांपल इसने इजेक्ट किया है 70 ml को, 70 to 80 ml नॉर्मली हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो पर बीट इजेक्ट करते हैं। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहेगा, जो कि इन दिस केस होगा 40 ml, वो क्या होगा एंड सिस्टलिक वॉल्यूम, जो कि 40 to 60 ml होता है। नेक्स्ट एक और टर्म है इजेक्शन फ्रैक्शन। वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्ट्रिक वॉल्यूम इजेक्टेड ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड किया गया है एंड डायस्ट्रिक वॉल्यूम से और फिर निकलता है हमारा फ्रैक्शन ऑफ इजेक्शन। सो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, मेनली ये वो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड है जो कि हमारे वेंट्रिकल्स इजेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करेंगे। अगर वो स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करें तो इवेंचुअली वो हमारे कार्डियक आउटपुट को भी इफेक्ट करेंगे। Three factors regulate stroke volume and ensure that the left and right ventricle pump equal volumes of blood. तो ये कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले आ जाता है प्रीलोड। अब प्रीलोड क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द वेन्स, जिसको हमने कहा था वीनस रिटर्न। प्रीलोड मेनली कहा जाता है कि हमारी वेंट्रिकल्स किस हद तक स्ट्रेच हो सकते हैं और वो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड में जो कि हमारे हार्ट में आएगा। अगर इसमें एग्जांपल लें हम बालून की, एक बालून में जितनी एयर डाली जाएगी वो उतना स्ट्रेच होगा। सो प्रीलोड में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट में आएगा थ्रू वीनस रिटर्न, वो क्या करेगा, हमारे प्रीलोड को डिटरमिन करेगा। इज द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंटेड टू द वेंट्रिकल्स। और ये वो ब्लड है जो हमारे एट्रियम से हमारे वेंट्रिकल्स को प्रेजेंट किया जाता है। कार्डियक सेल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेचेबिलिटी को हम देखते हैं अपने प्रीलोड में, बिकॉज हम डायरेक्टली अपने हार्ट की स्ट्रेचेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमारे प्रीलोड में देखा जाता है मेनली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रीलोड की एग्जांपल है, जितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में फिल होगा वो उतना ही स्ट्रेच होता जाएगा। नेक्स्ट है इट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज रिलेटेड टू द राइट एट्रियल प्रेशर। प्रीलोड में वो ब्लड देखा जाता है जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में फिल होता है और वो किससे रिलेटेड होता है, हमारी आर्टेरियल प्रेशर से। ब्लड ने मूव करना है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। जब एट्रियम प्रेशर ठीक होता है तो एवी वॉल्व खुलता है और वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग होती है, यानी प्रीलोड किया जाता है वेंट्रिकल को। व्हेन वीनस रिटर्न इंक्रीजेस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड स्ट्रेचेस और लेंथन द वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स।
तो जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे एट्रियम्स में आएगा और उतना ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जस्ट लाइक बालून में एयर जितनी जाएगी वो उतना ही इन्फ्लेट होगा, उतना ही स्ट्रेच होगा। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड जाएगा वो उतने ही एक्सपैंड होंगे, स्ट्रेच होंगे और उतने ही उनके मसल फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगे। कार्डियक मसल्स फाइबर्स में जो मायोसाइट्स होती हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे से इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वो फिल होंगे हमारे जो मसल सेल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। प्री लोड इंक्रीजेज इन हाइपरवोलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज ऑफ समथिंग एंड वोलेमिया मीन्स वॉल्यूम। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बहुत इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम हो गया है बॉडी में तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारी वेन लेके आएगी हमारी राइट एट्रियम में। और अगर हमारा इनपुट ऑफ हार्ट ज्यादा है, वीनस रिटर्न ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा ब्लड जो हमारे एट्रियम में आएगा वही ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा और फिर क्या होगा, प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। हार्ट फेलियर में क्या होता है, वेंट्रिकल्स इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत इंक्रीज कर जाता है या प्रीलोड बहुत इंक्रीज कर जाता है। फ्रैक्टिलिटी, द फोर्सफुलनेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेंट्रिकल मसल फाइबर्स। एक फोर्स है जिस फोर्स से हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने फोर्स से वो कंट्रैक्ट करेंगे उतने ही उसमें जो ब्लड है वो बाहर जाएगा, उतना ही जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्लास्टिक वाटर बोतल ले लें तो जितना जोर से हम उसको स्क्वीज करेंगे उतना ही उसमें जो वाटर होगा वो इजेक्ट होगा। सेम इस तरह वेंट्रिकल्स में जो कंट्रैक्टिलिटी या फोर्स है, जितनी फोर्स से वो कंट्रैक्ट करेगा उतना ही जो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा। और इसमें आ जाता है फ्रैंक स्टर्लिंग्स लॉ। और फ्रैंक स्टर्लिंग्स लॉ क्या है, द एनर्जी ऑफ कंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है कि हमारी जो कंट्रैक्शन है वो किस पे बेस होती है, हमारी इनिशियल स्ट्रेचिंग में। मीन्स के जो प्री लोड में स्ट्रेचिंग हुई थी उस पे हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेस कर रही है। फॉर एग्जांपल वंस अगेन अगर हम यहाँ पे बलून के एग्जांपल लें तो जितना वो स्ट्रेच होगा, इन्फ्लेट होगा बिकॉज ऑफ एयर, उतना ही बाद में जैसे हम उसको ओपन करेंगे उतने ही प्रेशर से उसमें जो एयर थी वो बाहर निकलेगी। इसलिए हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करती है, बिकॉज जितना वो स्ट्रेच हो रहा होगा प्री लोड में, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या होगा, हार्ट उतनी स्पीड से और उतनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या है, इट इज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। के जो ब्लड होता है वो किसके अकॉर्डिंग मूव करता है, अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट। मीन्स कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ग्रेडियंट में मूव करता है। अब वेंट्रिकल्स हैं उसमें जो ब्लड है उसको नेक्स्ट मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या करने पड़ेगा कि हमारे जो पल्मोनरी ट्रंक या अयोटा के बेस में जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं उनको ओपन करवाना होगा। वो ओपन तब होंगे जब हमारे राइट वेंट्रिकल का प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी से और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अयोटा से ज़्यादा नहीं हो जाता। The ability of ventricles to overcome the resistance and pump the blood. So basically after load क्या है, ये इस प्रेशर की रेसिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी है और फिर क्या करेंगे, वो ब्लड को पंप करेंगे। आफ्टर लोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेज व्हेन आयोटिक प्रेशर इंक्रीजेज। अब आफ्टर लोड जो कि एक रेसिस्टेंस है इन द फ्लो ऑफ वेंट्रिकल्स ब्लड, वो हमारे राइट वेंट्रिकल के केसेस में तब आएगी जब हमारे पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारे वेंट्रिकल से। सो अगर यहाँ का प्रेशर इंक्रीज है यहाँ के प्रेशर से, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो आगे मूव कर ही नहीं सकता। इसी तरह हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का केस है। सो आफ्टर लोड में क्या होती है, एक रेसिस्टेंस होती है, एक प्रेशर की रेसिस्टेंस जिसको हमने ओवरकम करना होता है और ब्लड वेंट्रिकल से निकलना होता है या तो पल्मोनरी आर्टरी में या अयोटा में।
और आफ्टर लोड किस चीज़ में इंक्रीज होता है? हमारे आयोटिक और पल्मोनरी स्टेनोसिस में। और स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे जो पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा है, उनकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज है वो नैरो हो जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और ब्लड प्रेशर होता है और रेसिस्टेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकल्स को रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है? एक तो हमारे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दूसरा जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उसकी वजह से जो प्रेशर हमारे इन आर्टरीज में है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स को रेसिस्टेंस मिलती है। अब हमारी इस वीडियो की लास्ट टर्म जो है वो है कार्डियक रिजर्व। अब कार्डियक रिजर्व क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग cardiac output and maximum volume of the blood that the heart is capable of pumping per minute. सो कार्डियक रिजर्व एक वो डिफरेंस है हमारे मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट के दरमियान और रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट के दरमियान। रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है। लेकिन जब एक इंसान किसी एक्सरसाइज या इंटेंसिव वर्क में इन्वॉल्व है तब हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है और इवेंचुअली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। इन दैट केस हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारे नॉर्मल कार्डियक आउटपुट से 7 to 10 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज अप टू 20 to 25 लीटर पर मिनट। इतना इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि नॉर्मली वो कितना था? 5 ml था, लेकिन यहाँ पे वो 20 to 25 लीटर हो गया एंड टू एज हाई एज 30 to 40 लीटर भी वो जा सकता है इन ट्रेंड एथलीट्स जो कि ज़्यादा इंटेंस वर्क कर रहे होते हैं और उनके मसल्स को, उनकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। सो उनको जितनी ज़रूरत होती है हार्ट उतने ही उस डिमांड को मीट करने के लिए अपने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। सो ये थी हमारी कुछ टर्म जो कि हमारी कार्डियक फिजियोलॉजी के रिलेटेड थी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।